बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता शाम एक किसान। ये कविता कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने ढलती हुई संध्या का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए उसको मानवीकरण के तहत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इसके तहत जो प्राकृतिक दृश्य हैं उसमें मानवीय रूप में कल्पना की जाती है। और कभी कभी हम लोग भी कल्पना करते हैं कि आसमान में छाए हुए काले काले बादल विभिन्न आकार ले लेते हैं, तो कभी हम उन्हें हाथी, घोड़े, पंछी किसी रूप में देखते हुए उनकी कल्पना करते हैं। इसी प्रकार ऊंचे तनकर खड़े रहने वाले वृक्ष हैं, वो भी विभिन्न आकार बना लेते हैं। ऊंचे ऊंचे तनकर खड़े रहने वाले पहाड़ है, उनका भी विभिन्न दृश्य हमारे आँखों के सामने दिखाई दे जाता है, तो उनमें भी हम मानवीय रूप की कल्पना कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य कविवर सक्सेना जी द्वारा इस कविता में बहुत सुंदर रूप से हमारे लिए रचा गया है, जिसे हम आज यहाँ शाम एक किसान के रूप में पढ़ेंगे। और उसमें कवि ने समझाते हुए लिखा है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इसमें कौन से दृश्य की सुंदर कल्पना है? वह दृश्य है हमारे आसपास प्राकृतिक परिवेश में तनकर खड़ा रहने वाला एक पहाड़। और वो पहाड़ दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है मानो कोई व्यक्ति थक कर खेत के किनारे यानी मेड़ पर बैठा हुआ है, और वो इस तरह से बैठा हुआ है पाँव फैलाकर कि पूरे दिन की थकान से उसके पाँव दुख रहे हैं। अब वह ढलती हुई संध्या में आराम करना चाहता है, और ऐसे में अचानक कहीं से एक सफ़ेद रंग का बादल आसमान में उस पहाड़ के एकदम ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। तो वह दृश्य कवि मन की कल्पना को कहीं और ले जाती है, और वह कहने लगता है कि देखिए, उस पहाड़ के सिर पर एक साफा भी पहना हुआ है। तो साफा पहने हुए वो ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। और दृश्य जब ढलती हुई संध्या का होता है तो सूरज में लालिमा गहरी हो जाती है और आसमान सुनहरा रंग फैल जाता है। तो ऐसे दृश्य को कवि ने जिस रूप में कल्पना की है वो ऐसा लग रहा है कि थका हुआ व्यक्ति यानी किसान खेत की मेड़ पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक चिलम है जिससे वह पी रहा है। और वो चिलम कौन सी है? वो चिलम है सूरज की, क्योंकि सूरज आग का गोला बना हुआ सुनहरी किरणें भी फेंक रहा है और आग का गोला बना हुआ है, और वह एकदम उसके हाथ के ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसा सुंदर दृश्य कवि की कल्पना में किस रूप में आ रहा है कि हमारे पहाड़ रूपी किसान ने चिलम रूपी सूरज रूपी चिलम को फूंक रहा है, और वो आराम से खेत में किनारे बैठा हुआ है। आगे के दृश्य में कवि ने कल्पना करते हुए लिखा है कि उस पहाड़ से नदी भी बह रही है, क्योंकि नदियाँ कहाँ से बहती है बेटा? कि नदियाँ ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से ही तो निकलती है। तो यहाँ पर एक नदी का दृश्य भी है, और वो नदी उस पहाड़ की गोदी से बहते हुए धरती की ओर बढ़ रही है। तो दूर से देखने पर देखिए वो दृश्य की कल्पना किस रूप में की गई है, जरा हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। देखो, इसमें हमारे दहकने का मतलब होता है जलना, और प्लास के जंगल की अंगीठी, तो पलास हमारे जंगल का एक पेड़ होता है और उस पर लाल रंग के फूल आते हैं, बहुत गहरे लाल रंग के होते हैं, इसलिए इसे जंगल की अंगीठी भी कहा जाता है। और भेड़ों के गले सा कौन बैठा हुआ है? हमारा अंधेरा बैठा हुआ है। अब इस कल्पना को कवि ने किस रूप में रचा है कि देखिए, ये जो हमारा किसान है, पहाड़ रूपी किसान है, ये अपने खेत की मेड़ पर बैठा हुआ है, और इसके जो घुटने हैं वो आरामदायक स्थिति में हैं खड़े हुए, और इसके पास से एक नदी निकल रही है। तो नदी यानी पानी की बहती हुई धारा दूर से कैसी नजर आ रही है? सफ़ेद रंग की नजर आ रही है। तो कवि को क्या लग रहा है? वह नदी का रूप
मानो किसान ने अपने घुटनों पर एक चादर डाल रखी है। और फिर देखिए एक पास में ही पलास का पेड़ है और वो पेड़ बहुत ऊंचा भी है, पहाड़ के पास में भी है, ऊंचा भी है और उस पे लाल लाल रंग के, गहरे लाल लाल रंग के फूल लगे हुए हैं। तो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि संध्याकालीन समय हो गया है। किसान चिलम फूंकता हुआ अपने खेत के किनारे बैठा आराम कर रहा है और पास में ही उसके खाना बनाने की तैयारी चल रही है, अर्थात अंगीठी जल चुकी है जिस पर वो खाना बनाएगा। यानी दूर से पलास के जो फूल है वो गहरे लाल रंग के नज़र आ रहे हैं और वो लाल रंग जलते हुए अंगारों के समान दिखाई दे रहा है। अंगारे यानी कोयले, कोयले जब जलते हैं तो गहरे लालिमा युक्त हो जाते हैं। तो वो लालिमा युक्त अंगारे अंगीठी के रूप में कवि की कल्पना में साकार हो रहे हैं। और अब धीरे धीरे देखिए पूर्व दिशा में अंधेरा फैलता जा रहा है और वो अंधेरा कहाँ नजर आ रहा है? पहाड़ की तलहटी में। तलहटी यानी पहाड़ के नीचे का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर तो अभी सूरज का हल्का फुल्का प्रकाश दिखाई दे रहा है जो अंगीठी के समान है, चारों तरफ अभी अंधेरा छाया नहीं है। लेकिन पहाड़ के नीचे जो हरियाली है और हरियाली में अब अंधेरे की छाया पड़ने लग गई है। तो कवि की कल्पना क्या कह रही है कि अंधेरा भी अपनी सिमट कर बैठ गया है पहाड़ के नीचे। और वो किस रूप में नजर आ रहा है? भेड़ के गले सा, भेड़ों के गले सा। यानी हमारी जो भेड़ें होती है, नरम नरम ऊन वाली भेड़ें, जब वे इकट्ठी होकर बैठती है ना तो वह साथ में बैठती है, वो कहीं पहाड़ों की तलहटी या पेड़ों के नीचे जमकर बैठ जाती है। तो दूर से ये जो पहाड़ों के नीचे वाला जो दृश्य है, क्योंकि पहाड़ों के नीचे छोटे छोटे सफ़ेद रंग के पौधे भी लगे हुए हैं, अब दूर से देखने पर वो सारे पौधे जब काले रंग से भर जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि भेड़ों का झुंड अब थक कर रात्रिकालीन विश्राम के लिए पहाड़ों की तलहटी में जाकर बैठ गया है। और वो तलहटी में बैठा हुआ अंधेरा कवि को भेड़ों के रूप में नजर आ रहा है। तो बहुत सुंदर कल्पना करी है ना यहाँ कवि ने, क्योंकि कवि की कल्पना ऐसी होती है जिसके बारे में कहीं भी जाकर वो सोच सकता है, किसी की दृश्य में वो कोई भी कल्पना कर सकता है। फिर आगे कवि ने समझाते हुए बताया है कि जब गहरा अंधेरा आसमान में छाने लगता है, हल्के हल्के तारे टिमटिमाने लगते हैं, पंछियों जो नीड पर लौट कर आ चुके हैं उनमें कलरव बढ़ जाती है, क्योंकि सबके सब पंछी सोने की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो रात्रि का दृश्य अंधेरे की आगोश में चला जा रहा है, उसमें जो पेड़ों पर बैठे हुए पंछी हैं उनमें अचानक से मोर जो सबसे बड़ा होता है और सबसे पूछता है कि तुम सब घर आए या नहीं। इसलिए अचानक उस रात्रिकालीन समय में बाकी पंछी शांत होकर अपने घोंसलों में दुबक चुके हैं, लेकिन हमारा मोर जो सबका संरक्षक होता है ना, या नेता भी कह सकते हो, वह सबकी खैर खबर लेना चाहता है। इसलिए देखिए तुरंत एक आवाज़ दे देता है। अंधेरा होते ही कालिमा छा गई है और ऐसे में मोर की जो चिंता है वो अपने आसपास पक्षियों के लिए, तो वह उन्हें कुछ पूछना चाहता है कि तुम घर लौटे या नहीं। उसी अंधेरे में शांति के वातावरण में अचानक मोर की पीहू पीहू की आवाज़ गूंज जाती है। तो कवि को वो दृश्य कैसा लग रहा है? मानो घर का कोई बड़ा बुजुर्ग सदस्य अपने छोटे बच्चों के बारे में जानकारी लेने के लिए घर में किसी को आवाज़ देता है, अजी सुनते हो। यानी मोर की जो आवाज़ किस रूप में कवि को लग रही है? बड़े बुजुर्ग के रूप में, जो घर परिवार की चिंता कर रहा है कि हमारे घर के नन्हे मुन्ने अभी घर में आए या नहीं। और यही रूप यहाँ किस में नजर आ रहा है कवि को? अचानक बोल उठे मोर की आवाज़ में। अब आगे देखिए कवि की कल्पना क्या कह जाती है कि मोर का बोलना हुआ नहीं कि हमारे आसमान में जो हल्का हल्का सुनहरा कलर लिए सूरज दादा अभी तक वहाँ विराजमान थे, अब धीरे धीरे वह अस्ताचल की ओर रवाना हो चुके हैं, यानी विश्राम करने के लिए अपने घर
चले गए हैं। और हमारे कवि को वो सूरज का अस्ताचल की ओर जाने का दृश्य कैसा नज़र आया कि हमारा जो किसान थक कर अपने खेत की मेड़ पर यानी किनारे पर बैठा हुआ था, वह अब चिलम पूरी फूंक चुका है, पी चुका है, इसलिए उसने अपनी चिलम को औंधी कर दी है। और औंधी का मतलब होता है चिलम को उल्टा करना। और चिलम जब अचानक जलती हुई चिलम को जब हम उल्टा करते हैं तो आसपास उसका धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे ही हमारे किसान ने सूरज रूपी चिलम को उल्टा किया तो आसपास हल्का हल्का धुंधला धुंधला धुआं दिखाई देने लग गया है। तो वो दृश्य कवि को किस रूप में नज़र आ रहा है कि सूरज दादा अस्ताचल की ओर रवाना हो चुके हैं और जैसे ही वह अपने घर में घुसे अंधेरा ने साम्राज्य फैला दिया। तो ऐसा लगा कि चारों तरफ चिलम के अचानक बुझ जाने से धुआं धुआं वातावरण में फैलकर कालिमा फैला चुका है और अपना साम्राज्य फैलाने से चारों तरफ क्या छा गया है? अंधेरा। और रात्रि का साम्राज्य साई साई के रूप में सबको दिखाई देने लग जाता है। तो कितनी सुंदर कविता है, कवि की कल्पना के रूप में साकार हुई, जहाँ पर एक किसान को पहाड़ के रूप में कल्पना की और उस पहाड़ के ऊपर जो आसमान है वहाँ पर सफ़ेद बादल अचानक आ गया है। तो वह सफ़ेद बादल कवि को उस पहाड़ रूपी किसान का साफा नजर आया। अस्ताचल की ओर जाने के लिए तैयारी करने वाला लालिमा युक्त सूरज किसान की चिलम के रूप में कवि को नजर आता है। और वहीं पलाश के तनकर खड़े रहने वाले पेड़ों पर लगने वाले लाल लाल फूल अंगीठी के रूप में किसान की संध्याकालीन भोजन की तैयारी कर रहे हैं। फिर देखिए हमारे जो किसान है वो थका हुआ है, तो अब वो सोना भी चाहेगा, तो सोने के लिए उसे चादर की ज़रूरत है। तो पहाड़ से निकलकर आगे बहने वाली जो नदी है वो उसके पास से ही तो निकलेगी। तो पास से निकलने पर नदी का जो सफ़ेद रंग है वो कवि को चादर के रूप में नज़र आ रहा है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि हमारे पहाड़ रूपी किसान ने सफ़ेद रंग की नदी रूपी चादर ओढ़ रखी है ना। चादर को अपने घुटनों पर डालकर अब वो आराम कर रहा है। और हमारा अंधेरा पहाड़ के तलहटी यानी नीचे गहराई में छाने लगा है। तो गहराई में जब अंधेरा छाता है तो वहाँ पर वो छोटी छोटी सफ़ेद रंग की वनस्पति होती है, वह दूर से कहीं सफ़ेद रंग की ऊन वाली मुलायम सी भेड़ों के रूप में कवि को नज़र आ रही है। और जब संध्याकालीन समय होने लगता है तो पशु पक्षी भी अपने घरों की ओर लौट पड़ते हैं और अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं। ऐसे में मोर अचानक बोल पड़ता है। तो मोर को कवि ने एक अपने घर के बड़े बुजुर्ग के रूप में मानते हुए कल्पना करी है कि मोर को चिंता हो रही है संध्याकालीन समय में कि उसके छोटे मोटे भाई बहन घर में आए या नहीं, इसलिए वह पीहू पीहू बोल रहा है, अर्थात वह कहना चाहता है सुनती हो। और इसी के साथ हमारा वो सूरज है वो अस्ताचल की ओर रवाना हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और अंधेरे के छाते ही ऐसा लगेगा कवि को कि चिलम कवि हमारे पहाड़ रूपी किसान ने ऊंधी कर दी है, उल्टी कर दी है, जिससे अब आसपास धुआं उठ गया है और धुआं से चारों तरफ अंधेरा का साम्राज्य फैल चुका है। तो आपको ये कविता दोबारा पढ़नी और समझनी है।